हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं 18th कॉन्सेप्ट के बारे में विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का हथकंडा दोस्तों देखो कब अपनाया जाता है। नॉर्मली अगर मान लो कि आपका एक ग्रुप है, ठीक है, और उसमें यू आर दिस पर्सन और यहां पर एक आपका फ्रेंड है। आपकी और आपके फ्रेंड की बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो गई, ठीक है, और आपकी दुश्मनी की वजह से जो आपके ग्रुप की शांति व्यवस्था है या फिर सब लोग मिलकर बैठकर बातें करा करते थे, वो सब कुछ जो है वो भंग होता जा रहा है, वो खराब होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, ग्रुप टूट रहा है आप लोगों की दुश्मनी की वजह से। तो ऐसे में क्या होता है, एक थर्ड पर्सन जिसकी न्यूट्रल अप्रोच है आपके लिए भी, वो आपका भी दोस्त है, आपका भी बुरा नहीं चाहता, और जिससे अब आपकी लड़ाई चल रही है उसका भी दोस्त है, उसका भी बुरा नहीं चाहता। वो आके बीच में समझाता है कि देखो यार, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने अपने कन्फ्लिक्ट्स को, मसलों को सॉल्व करो, और हमारे इन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने से शांति व्यवस्था जो है वो बनेगी और मिलजुल कर साथ रहेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है ये बच्चों वाली हरकतें करने से। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन, जो कॉमन फ्रेंड था आपका भी और जो अभी तक आपका दोस्त था लेकिन जिससे आपकी दुश्मनी हो गई थी उसका भी, तो वो यहाँ पर किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है, इस थर्ड पर्सन को हम लोग कहेंगे आर्बिट्रेटर। और जो इसने बीच में आके लड़ाई को सॉल्व करवाया, उस प्रोसेस को दोस्तों हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेशन का प्रोसेस। निर्भय, आई होप क्लियर हो गया होगा क्या होता है आर्बिट्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। तो आर्बिट्रेशन दोस्तों एक ऐसा मेथड होता है कन्फ्लिक्ट सेटलमेंट का, यानी कि कोई भी नेशन स्टेट्स के बीच में अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट हो जाए, उस कन्फ्लिक्ट को बेसिकली हमें सेटल करना है। और ये सेटलमेंट कैसे होती है, देखो, दोनों देश आपस में तो साथ आके कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, उनकी नाराजगी चल रही है बहुत एक हाई लेवल पर एक दूसरे से। तो यहाँ पर ज़रूरत हमें ये पड़ जाती है कि थर्ड पार्टी जो है वो बीच में आए और इंटरवीन करके, मतलब इन्वॉल्व होकर, उन दो देशों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करे। इसको हम कहेंगे आर्बिट्रेशन का मेथड। अब जैसे आर्बिट्रेशन के मेथड की दोस्तों पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें ना, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बड़े सारे युद्ध हुए हैं पास्ट में। उनमें से एक युद्ध के बारे में बात करते हैं, 1965 का इंडो पाक वॉर। जब ये 1965 का इंडो पाकिस्तान या इंडिया पाकिस्तान वॉर जब ये चल रहा था, तो उस समय पर ऑब्वियस ही बात है, दोनों देशों के बीच में टकराव जो है, आपसी जो संबंध है वो खराब हो गए थे, टकराव बढ़ने लगा था। उस समय पर क्या हुआ, दुनिया ने ये देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं हमें सुधारने चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन करा इनके बीच में, जो रिश्तों में जो खटास आ गई थी ना, तो यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन करा कि आप दोनों को कैजुअलिटीज़ रोकनी पड़ेंगी, एक दूसरे के सैनिकों को जो मार रहे हो या फिर एक दूसरे से जो नफरत लेकर चल रहे हो, जिसकी वजह से जान माल की हानि हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट शांति व्यवस्था जो है वो खराब हो रही है। तो आप दोनों रुक जाओ अपनी अपनी पोजीशंस पर, इसके आगे कोई भी स्टेप मत लेना। तो यूनाइटेड नेशन जब भी किसी दो कंट्रीज या नंबर ऑफ कंट्रीज के बीच में किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है ना, तो यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट हमेशा रिलीज करता है, ठीक है। इसको हम डॉक्यूमेंट को कहते हैं, वैसे ये सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जनरली रिलीज कर जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको जनरल असेंबली दिख रहा है, क्योंकि जो भी कंट्रीज होती है ना यूनाइटेड नेशंस की, वो ऑटोमेटिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पार्ट होती हैं। लेकिन जैसा कि मैं पास्ट में आपको बता चुका हूँ, जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी पार्ट होंगी। उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल का होता है, ठीक है। तो 10 कंट्रीज 2 साल की रहती हैं, फिर शफल होकर अगली 10 कंट्रीज आती हैं, फिर शफल होकर अगली 10 कंट्रीज आती हैं। तो सबको कभी ना कभी मौका मिलता है, लेकिन एक साथ सबको मौका नहीं मिलता।
तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये जो डॉक्यूमेंट निकालता है, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं यूएनएससी का रिजोल्यूशन। ठीक है। और आप सभी का होमवर्क ये, आप मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में कि ये जो 1965 का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस समय पर यूएनएससी ने जो रेजोल्यूशन निकाला था, यूएनएससी के दोस्तों रेजोल्यूशन का ना हमेशा एक नंबर होता है, जैसे 102, 115, 250, 270, 380, ऐसे सबके नंबर होते हैं। वो नंबर बेसिकली क्या है कि हर टॉपिक के ऊपर ना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अपने रेजोल्यूशन को निकालने के टाइम पर एक कोड देता है। ठीक है, एक नंबर देता है कि ये नंबर जो है वो इस टॉपिक के साथ एसोसिएटेड है, वो नंबर है वो उस टॉपिक के साथ एसोसिएटेड है। तो यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन आपको ये बताना है वो कौन से नंबर का रेजोल्यूशन था जिसके थ्रू यूनाइटेड नेशंस ने बोला था कि नाउ देयर शुड बी अ सीज फायर बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी फोर्सेस, कोई वॉर मत लड़ो। और इसके अलावा दोनों के रिश्तों को सुधारने के लिए और शांति व्यवस्था लेकर आने के लिए जो अमेरिका था उसने भी इंटरवीन करा था, और उस ज़माने का जो यूएसएसआर था, आज के ज़माने का जो रशिया है, उसने भी इंटरवीन करा था। ठीक है। और अल्टीमेटली जैसा कि आप जानते हो, रशिया ने तो बहुत ज़्यादा इंडिया को बोला भी था, रिक्वेस्ट करी थी, और हमारे जो उस टाइम पर प्रधानमंत्री जो थे वो मान भी गए थे। ठीक है, कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे कर लेंगे, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि हम जो हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर ताशकेंत एग्रीमेंट को साइन कर लें, है ना। और ताशकेंत एग्रीमेंट के टाइम पर क्या हुआ था, जहाँ पर साइन करने गए थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, वहीं पर रात को होटल में सोते सोते उनका देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं हत्या करी गई थी, सूप में कुछ मिलाकर पिला दिया गया था। कोई श्योर शॉर्ट तरीके से ऐसा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मतलब उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो दूसरा होमवर्क आपका ये है, जो हम ये नाम ले रहे हैं ना दोस्तों, ताशकेंत एग्रीमेंट, तो ये ताशकेंत जगह है कहाँ पर, ये कमेंट बॉक्स में बताना। ये कौन सी कंट्री की कैपिटल है, या फिर दुनिया के कौन से कोने में जगह आपको देखने को मिलती है ताशकेंत। ठीक है। तो एक ये एग्जाम्पल निर्भय आपको समझ में आया आर्बिट्रेशन का। ठीक है। अब देखो, आर्बिट्रेशन को अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो दोनों कंट्रीज का या दोनों नेशन स्टेट्स का जो भी अभी आपस में भिड़े हुए हैं, उनका यकीन होना चाहिए आर्बिट्रेटर पर, राइट। जैसा कि मैंने इनिशियली आपको एग्जांपल दिया था, निर्भय मुझे एक बात बताओ, वो जो थर्ड पर्सन आया था आपके और आपके दोस्त के बीच में रिश्तों को सुधारने के लिए, तो वो दोनों का कॉमन फ्रेंड होगा, तभी तो दोनों लोग उसकी बात मानेंगे, है कि नहीं। अगर आपकी साइड से ही आके कोई बोलेगा तो सामने वाला नहीं मानेगा, और सामने वाले की साइड से आके जो उसका दोस्त होगा तो आप नहीं मानोगे। वो दोनों का कॉमन फ्रेंड होना चाहिए ना, यानी कि दोनों कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज का यकीन होना चाहिए ना, आर्बिट्रेटर पर विश्वास होना चाहिए ना, है ना। तो आर्बिट्रेशन को सक्सेसफुल होने के लिए दोनों पार्टीज जो है, ये एक कंडीशन होती है, दे मस्ट एग्री टू द आर्बिट्रेशन, और वो कंसिडर करें कि आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता देता हूं, गलत इंटरप्रिटेशन में समझ लेना। यहां पर ऐसा मत सोचना कि आर्बिट्रेशन के अंदर डिसीजन हमेशा बाइंडिंग होता है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि दोनों कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज का यकीन इस प्रकार से होना चाहिए आर्बिट्रेटर पर, जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करने आया है, कोई भी बॉडी, कोई भी पर्सन, कोई भी कंट्री, किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी आया कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने दो कंट्रीज के बीच में, उसका डिसीजन जो है उसकी इज्जत करते हुए दोनों कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज मानेंगी उसकी बात को, और बाइंडिंग समझकर एक्सेप्ट करेंगी। ये कहने का मतलब है वो बाइंडिंग होगा ही 100%, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वो तो मानने के ऊपर है ना, आप नहीं मानना चाहते हो तो हमेशा क्या बाइंडिंग होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारी बॉडीज के डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं, बहुत सारी बॉडीज ऐसी भी होती हैं जो कि कन्फ्लिक्ट को बेस्ट पॉसिबल मैनर में रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं। वो यूएन की बॉडीज हो सकती हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को बिठाकर आपस में बात करवाई, समझौता करवाया, लेकिन कल को कोई देश मुकर भी सकता है। ठीक है। अब आर्बिट्रेटर के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग समझें, तो आर्बिट्रेटर किस साइकोलॉजी के साथ, ठीक है,
दो नेशन स्टेट्स के बीच में, दो कन्फ्लिक्टिंग नेशन स्टेट्स के बीच में उनके डिस्प्यूट्स को, उनके मसलों को रिजॉल्व करवाता है। फिर चाहे वो कोई भी बॉडी हो, आर्बिट्रेटर कोई भी हो सकता है, ठीक है। आर्बिट्रेटर किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, प्रीमियर हो सकता है, पूरी की पूरी कोई बॉडी हो सकती है, पूरी की पूरी कोई एक कंट्री भी हो सकती है। और ऑब्वियसली बात है, कोई कंट्री है तो उधर का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इंटरेस्टेड होगा कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में डिफरेंसेस को रिजॉल्व करवाने के लिए। तो आर्बिट्रेटर कोई भी हो सकता है, कोई भी वो थर्ड पार्टी। अब वो थर्ड पार्टी कोई बॉडी हो, कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, खुद यूनाइटेड नेशंस हो पूरा का पूरा, किसी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रीमियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर एक कॉमन टर्म है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल होती है, वो थर्ड पर्सन के लिए, वो थर्ड पार्टी के लिए, वो थर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए, जो कि दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में, दो कन्फ्लिक्टिंग नेशन स्टेट्स के बीच में उनके मसलों को रिजॉल्व करवाने के लिए स्टेप लेते हैं, वो होता है आर्बिट्रेटर। तो अब आर्बिट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? आर्बिट्रेटर बेसिकली ऐसे रूल्स को, ऐसे रेगुलेशंस को, प्रेसिडेंट्स को, ठीक है, और ऐसे लॉस को अप्लाई करने की कोशिश करता है दोनों कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के ऊपर, जहां से दोनों के बीच में एक तो सेटलमेंट हो जाए और एक आर्बिट्रेशन अवार्ड निकल कर आए। अब ये आर्बिट्रेशन अवार्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है? ये होता है एक प्रकार से, इसको हम कहते हैं जजमेंट, या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हो, अब यहां पर कोई कोर्ट तो है नहीं वैसे हमारे एग्जाम्पल में, तो आप इसको कह सकते हो फाइनल कंक्लूजन, कि ये दोनों पार्टीज को ये वाली बात माननी ही पड़ेगी, ये आर्बिट्रेटर की जजमेंट है। और जैसा कि आपने देखा, आर्बिट्रेटर की इज्जत करते हो अगर दोनों पार्टीज, कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज रिस्पेक्ट करती हैं उन दोनों, उस कंट्री की, तो वो आर्बिट्रेटर के डिसीजन को बाइंडिंग मान लेंगी अपने ऊपर, कि हाँ भाई ये सही कह रहा है, हमारे फायदे में ही कह रहा है। लेकिन एक बात और है, कभी कभार ऐसा भी होता है, जो एग्जिस्टिंग रूल्स होते हैं ना, मतलब जिन मिसालों के आधारों पर, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधारों पर, जिन लॉस के आधारों पर एक आर्बिट्रेटर जो है वो सेटलमेंट करवाता है, या कोई बॉडी सेटलमेंट करवाती है दो कन्फ्लिक्टिंग नेशन स्टेट्स के बीच में, उनके ऊपर एक डिसीजन जो है वो इम्पोज कर जाता है, बाइंडिंग बनाया जाता है, जिसको हम आर्बिट्रेशन अवार्ड कहते हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग रूल्स चले हुए आ रहे होते हैं ना, इसको अबंडन भी करा जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। और कौन सी पार्टीज के बारे में यहां पर बात हो रही है? वो नेशन स्टेट्स जो कि कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, एक दूसरे से भिड़ रही हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई मसला है, ठीक है, और कल को कोई एक आर्बिट्रेटर, यानी कि मान लो कि यूनाइटेड नेशंस को ही ले लो, या फिर यूनाइटेड नेशंस की बॉडी को ले लो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ले लो, ठीक है, या फिर आप ले लो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत हाईली 3 रेप्यूटेटेड बॉडीज के एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई एक मसला है, कोई एक लड़ाई चल रही है, वॉर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, और इंडिया ने ये बोला, यूनाइटेड नेशंस बोलता है, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलता है, या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बोलता है कि ऐसा ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो इंडिया बोलता है, आप जो हमें 10 बातें करने को बोल रहे हो ना, उसमें से 7 तो हम मान लेंगे, लेकिन ये 3 बातें हमें मान्य नहीं है। पाकिस्तान बोलता है, आप जो हमें 10 बातें मानने को बोल रहे हो, उसमें से हम 8 बातें तो मान लेंगे, लेकिन ये 2 बातें हमारे लिए मान्य नहीं, हम तो नहीं मानेंगे इसको। तो दोनों नेशन स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट अच्छे से रिजॉल्व हो ही जाएं, ठीक है, तो बैठकर बातचीत करवाकर, जैसे कहते हैं ना 19-20 का फर्क जो है उसको नापतोल करते हुए, उसको मोल्ड करते हुए, फिर जो है ये जो रूल्स एंड लॉज हैं जो आईसीजे या फिर यूनाइटेड नेशंस या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इनके ऊपर अभी तक जो इम्पोज कर रहा था, वो थोड़ा सा मोल्ड कर लेगा उन एग्जिस्टिंग रूल्स को, कि हाँ भाई अगर ऐसा करके इनकी 3 बातें मानकर इंडिया शांत हो सकता है और इनकी 2 बातें मानकर पाकिस्तान शांत हो सकता है, तो शांति व्यवस्था अगर ऐसे आ सकती है, तो क्यों ना इन एग्जिस्टिंग रूल्स को मोल्ड कर दिया जाए। क्योंकि आर्बिट्रेटर यहां पर कोई बाप बनकर नहीं आया है, आर्बिट्रेटर यहां पर दोस्त बनकर ही आया है, दोनों कन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स, नेशन स्टेट्स के बीच में मसलों को सॉल्व करवाने के लिए, किसी भी इशू या कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाने के लिए, और किसी भी या तो चलते हुए वॉर को या फ्यूचर में हो रहे वॉर को प्रिवेंट करवाने के लिए, ठीक है। तो वहां पर उसका स्वभाव आर्बिट्रेटर का ऐसा ही रहता है कि वो
मोल्ड कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग रूल्स को, रेगुलेशंस को, प्रेसिडेंट्स को, ठीक है, लॉज को। निर्वैर क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर्बिट्रेशन जो है वो फ्लेक्सिबल है काफ़ी ज़्यादा। बताओ निर्भय हुई कि नहीं हुई? आर्बिट्रेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल हुआ ना? आर्बिट्रेटर कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के हिसाब से अपनी सिचुएशन को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करने के लिए तैयार है ना यहाँ पर? बिल्कुल है, ठीक है। तो इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन एडजुडिकेशन। तो अब आप कहोगे सर ये एडजुडिकेशन का फंडा या ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है? देखो, एडजुडिकेशन के अंदर क्या होता है, जब भी नेशन स्टेट्स के बीच में या फिर दो लोगों के बीच में, प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में भी, मैं आपको जनरल मीनिंग समझा रहा हूँ, डिक्शनरी मीनिंग। एडजुडिकेशन क्या होता है, दो लोग हैं आपस में बैठ रखे हैं, दो कंट्रीज हैं या कुछ भी हैं, तो उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा जा रहा है ना, वो किसी फॉर्मल पार्टी के द्वारा, या फिर आप ऐसा कह सकते हो किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा जा रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, चाहे दो कंट्रीज हों चाहे दो पार्टीज हों, तो यहाँ पर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जनरली जो हमारे दिमाग में आता है सबसे टॉप नॉच प्रायोरिटी, डेट इज कोर्ट्स, जुडिशरी, ठीक है। और कंट्रीज के कंटेक्स्ट में जुडिशरी के तौर पर क्या क्या वर्क करता है, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, या फिर जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो एडजुडिकेशन जो है वो थोड़ा सा रिजिड होता है, और वहां पर कंट्रीज के बीच में मसलों को सॉल्व करने के लिए जो इनोवेटिव वेज या फिर अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिलते हुए आर्बिट्रेटर जो है, वैसे तो आर्बिट्रेटर तो कहेंगे नहीं हम उसको कहेंगे एडजुडिकेटर। एडजुडिकेशन के प्रोसेस में वो बहुत अपना एक स्टबर्न रिजिड नेचर अपना लेता है एडजुडिकेटर। और जैसे यहाँ पर आर्बिट्रेटर एक स्कोप दे रहा था कि एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करते हुए, लॉज को चेंज करते हुए, अगर भाई तुम ये 3 बातों पे सहमत नहीं हो तो चलो मान लेंगे तुम्हारी बात, तुम 2 बातों पे सहमत नहीं हो मान लेंगे तुम्हारी बात। लेकिन एडजुडिकेटर अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी डगमगाता नहीं है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया के बारे में, आर्बिट्रेशन के बारे में अगर हम थोड़ी सेंचुरीज, थोड़ी शताब्दी पहले जाकर बात करें तो हमें क्या जानने को मिलेगा। बड़े सारे जो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, वो ये मानते थे, और आइडियलिस्ट आप जानते हो, आइडियलिस्ट चलते हैं यूटोपियनिज्म के कंसेप्ट पर कि मतलब व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट नॉट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। रियलिस्ट जो है वो वास्तविकता पे यकीन करते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं उसके आधार पर, जो हो चुका है उसके आधार पर कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन आइडियलिस्ट बोलते हैं कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, हम अपनी दुनिया जो है वो अपनी सोच से बदल सकते हैं, अगर आप बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रांग नहीं रखोगे तो चीज़ें नहीं बदलेंगी, ठीक है। ये मैंने आपको इसके बारे में, आइडियलिस्ट और रियलिस्ट के बारे में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो बड़े सारे आइडियलिस्ट जो हैं वो ये मानते हुए आए हैं बड़े सारे सेंचुरीज से कि आर्बिट्रेशन जो है वो एक एसेंशियल कंडीशन है, एक एसेंशियल टूल है। अगर हमें किसी भी प्रकार से दो या दो से ज़्यादा जो कन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स हैं उनके बीच में युद्ध को, जो चल रहा है, या फिर ऐसा युद्ध जिसकी संभावना बन सकती है आने वाले टाइम में, ये युद्ध हो सकता है क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स दोनों देशों के बीच में इतने एस्केलेटेड वे में चल रहे हैं कि किसी भी वक्त वो कन्फ्लिक्ट्स युद्ध की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उनका ऐसा मानना है एडलिस्ट का कि आर्बिट्रेशन का प्रोसेस अच्छा प्रोसेस है अगर हमें युद्ध को, किसी भी वॉर को इरेडिकेट करना है, ठीक है। लेकिन इसका ना इतना ज़्यादा प्रभाव होता नहीं था 19th सेंचुरी के अंदर और 20th सेंचुरी के अंदर जितना आइडियलिस्ट मानते थे, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता था, एक कोई आर्बिट्रेटर है, नेशन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने गया, अगर डिस्प्यूट्स इतने अच्छे से रिजॉल्व हुए थे तो पॉइंट ये है ना कि फिर पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ ही क्यों, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम पर हम मानते हैं और हम ये चीज़ जानते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने कभी भी नहीं भिड़े, हॉट वॉर उनके बीच में कभी भी नहीं हुआ। लेकिन उनके एलीज के बीच में कन्फ्लिक्ट्स, छोटे छोटे वॉर जो कि कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक या कुछ घंटों तक भी चले, लेकिन उसमें कैजुअलिटीज़ जो हैं
वो काउंट करी गई है, सिविलियंस मारे गए हैं, जान माल की हानि हुई है। तो आर्बिट्रेटर उस टाइम पर भी थे, ठीक है, जो कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाते थे। लेकिन वो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस जो है उसका इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं। जैसे आप यूएन से पहले की बात करो तो लीग ऑफ नेशंस भी एक तरह का आर्बिट्रेटर ही था, लेकिन वो फेलियर बॉडी थी क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक नहीं पाई। अब यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या उसके जो ऑर्गन्स हैं, आप उनको आज के समय में आर्बिट्रेटर्स कह सकते हो, दुनिया के सबसे बड़े आर्बिट्रेटर्स। लेकिन अगर इतने ही सक्सेसफुल आर्बिट्रेटर्स हैं तो जैसा कि मैं हमेशा हर लेक्चर में आपको एग्जांपल देता रहता हूँ कंटेम्प्रेरी टाइम के, रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट्स को क्यों नहीं रोक पाते हो? जो यूएसए और चाइना के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको क्यों नहीं रोक पाते हो? नॉर्थ कोरिया के जो संबंध अगर किसी के साथ खराब चलते हैं तो उसको क्यों नहीं रोक पाते हो? और रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो ईरान और इसराइल के बीच में जो मसले हैं उसको क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन जो है वो खत्म कर पाता है? तो बेसिकली क्या है कि जो कंसेंसस है ना, मतलब दोनों पार्टीज, दोनों कन्फ्लिक्टिंग नेशन स्टेट्स एग्री कर ही जाएंगे आर्बिट्रेशन के लिए, ये चीज़ थोड़ी सी एब्सेंट है। तो जो कंसेंसस हमें चाहिए ना, विच इज़ एसेंशियल फॉर द आर्बिट्रेशन टू वर्क, ये एब्सेंट है। क्योंकि जब तक, निर्भय आप ही बताओ, दोनों नेशन स्टेट जो हैं कन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स एग्री ही नहीं करेंगे आर्बिट्रेटर की बातों से, तो आर्बिट्रेटर यहाँ पर कर क्या लेगा, है ना? और जैसा कि मैंने आपको बोला, हमेशा डिसीजन तो बाइंडिंग हो नहीं सकते हैं, तो उसके हाथ में भी कुछ नहीं है। अब आर्बिट्रेशन का प्रोसेस और ज़्यादा हल्का क्यों होने लगा है? क्योंकि आर्बिट्रेशन ना एडजुडिकेशन के अंदर कन्वर्ट होने लगा है। और एडजुडिकेशन मैंने आपको बताया ये जर्नली बाइंडिंग होता है, रिजिड होता है, और यहाँ पर कंट्रीज को अपनी बात अगर कोई मनवानी होती है तो उसका स्कोप कम होता है। अब ये कैसे होने लगा? जब से 20वीं सेंचुरी के बाद, स्पेशली आप ऐसा कह लो कि जब से यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हुई है, उसके ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हुई है, और यूएन और उसके ऑर्गन्स की जो बॉडीज़ हैं वो मल्टीप्लाई होते होते थोड़ी पावरफुल बनी है, उनका वर्चस्व बना है। और इसके अलावा यूएन के अलावा बड़ी सारी जो रीजनल बॉडीज़ हैं, तो बहुत सारी जो इंटरनेशनल और रीजनल बॉडीज़ और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके ग्रोथ होने की वजह से आर्बिट्रेशन का जो सिलसिला है उसके अंदर एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। कि आर्बिट्रेशन जो अभी तक एक मीन्स था, एक मेथड था, एक तौर तरीका था, एक हथकंडा था नेशन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट को सेटल करने का, और वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल मैनर के अंदर, तो वो चीज़ कम होती चली गई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर अगर आप बात करो इसकी वीपो की, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके जो रूल्स होते हैं ना, बहुत बार वीपो के जो रूल्स होते हैं, हम इस बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, सारी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी, हमारी पूरी सीरीज अभी तो टर्म्स के ऊपर चल रही है, अभी हम एक एक ऑर्गेनाइजेशंस को भी खोद खोद कर पढ़ेंगे। वीपो के जो भी डिसीजंस होते हैं जनरली वो कंट्रीज़ के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, क्योंकि वीपो दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है इंसानों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है, इसका एग्जाम्पल भी देना, ठीक है, 2 एग्जाम्पल देना इसके, आईपीआर के, और आईपीआर होता क्या है बेसिकली, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसके डिसीजंस जो होते हैं जैसे आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड या वीपो, ये जनरली बाइंडिंग होते हैं। और बाइंडिंग होने के साथ साथ ना, अगर बाइंडिंग नहीं भी हैं तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिजिड हैं, कि जो ये बॉडीज़ अपने फॉर्मल चार्टर के बेसिस पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करती है, वो सारी कंट्रीज़ को ये सारे डिसीजंस इनके मानने ही पड़ते हैं। तो वहाँ पर जो स्कोप होता है ना, कि 2 नेशन स्टेट जो है थोड़ा सा मोल्ड कर कर 19-20 का फ़र्क दिखाकर अपने रिश्तों में सुधार कर लें, उसका स्कोप जो है वो हमें आर्बिट्रेशन में कम मिलता है, ठीक है। निर्भय, समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट? ठीक है। तो दोस्तों, आप हमारे ट्रू आईएएस एंड पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑप्शनल का भी एक कोर्स है, इन विच वी हैव 4 ऑप्शंस अवेलेबल: लॉ, हिस्ट्री, पीएसआईआर एंड साइकोलॉजी। और डिस्कशंस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 21 रुपीज़ को पे करके इस नंबर पर जो है आप स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज देना, हमारी टीम आपको पीपीटी सेंड कर देगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं मज़ेदार डिस्कशन के साथ, कंसेप्ट के साथ अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।